बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 9706/22, इसका फेब मार्च 2019 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। और पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आपको प्राचीन अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे मिलेंगे। और इसके अलावा 2021 एंड 2020 के जो तीनों अटैम्प्ट्स हैं उनके भी पेपर मैंने कराए हैं, वो भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है Noor, a sole trader, was preparing her business's financial statements for the year ended 31st December 2018 कि ये इसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो तैयार किया, बस प्रीपेयरिंग तैयार कर रही थी। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। एट 1 जनवरी 2018 जनरल एक्सपेंसेस प्रीपेड $480 के जनरल एक्सपेंसेस जो प्रीपेड थे 1 जन 2018 को वो $480 थे। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, इस साल के अंदर क्या हुआ कि जनरल एक्सपेंसेस पेड के जनरल एक्सपेंसेस आपने इतने पेड कर दिए। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, आपने ये इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करा। और रेंट रिसीव, इतना रेंट आपने रिसीव कर लिया। उसके बाद कहता है 31 दिसंबर 2018 जनरल एक्सपेंसेस $1210 वर ड्यू, बट अनपेड के इतने ड्यू थे, लेकिन आपने अनपेड थे। इसका मकसद है एक्रूड एक्सपेंसेस है। एक्रूड एक्सपेंसेस का मकसद है वो एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो गए लेकिन अभी तक उनकी पेमेंट आपने नहीं की है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इंक्लूडेड $630 कवरिंग द 6 मंथ्स एंडेड 31 जनवरी 2019 के इंश्योरेंस प्रीमियम जो पेड आपने करा वो 630 था, उसके अंदर इंक्लूड है इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसमें $630 जो है वो कवरिंग द 6 मंथ एंडेड, ये $630 है। और ये एक एग्रीमेंट था जो 6 मंथ्स है उसके लिए था, एंडेड 31 जनवरी 2019, 31 जनवरी 2019 है। और 31 जनवरी 2019 और हमसे जो एडजस्टमेंट है इस वक्त हम 31 दिसंबर 2018 के अंदर बैठे हुए हैं। इसका मकसद ये हुआ कि 1 मंथ का जो रेंट था, वन मंथ का जो इंश्योरेंस है वो फिर प्रीपेड है आपका, क्योंकि $630 डिवाइडेड बाय 6 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय 1 मंथ कौन सा है, ये 1 मंथ का इंश्योरेंस प्रीपेड होगा, जो अभी तक जिसका एडवांटेज, जिसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर में जाके मिलेगा। तो 1/1 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए जनवरी 2019 की बात कर रहा है, हम इस वक्त 31 दिसंबर 2018 में बैठे हैं। ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे किया है वो एंड हो रहा है 31 जनवरी 2019 को। तो 630 को आप डिवाइड करें 6 से, मल्टीप्लाइड करते हैं 1 से, तो 105। ये 105 जो है ये एक्चुअली प्रीपेड है। तो ये जो 6480 जो आपको नज़र आ रहा है, 6480 में से माइनस कर दें 105, तो आपके पास 6480 माइनस 105, तो 6375 बचते हैं आपके पास। ये एक्चुअली इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो इंश्योरेंस एक्सपेंस है वो जाएगा। इसी तरीके से चले, इसमें सवाल है क्या, मैं आपको थोड़ा, जब जिससे सवाल पढ़ा है तो आइडिया हो रहा है, क्योंकि तीसरा भी पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। रेंट रिसीवेबल ऑफ 1200 फॉर द 3 मंथ्स एंडेड 28 फरवरी 2019 हैड नॉट येट बीन रिसीव के रेंट रिसीवेबल जो था 1200 का फॉर द 3 मंथ्स जो एंड हो रहा है 28 फरवरी को। तो 3 मंथ्स का मकसद है, अगर फरवरी पे जाके एंड हो रहा है तो फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने बनते हैं। इनका रेंट जो है वो, चलें जनवरी और फरवरी तो नेक्स्ट ईयर के अंदर है, लेकिन इस साल जो हम बैठे हुए हैं इसमें 1 मंथ का रेंट जो है 1200 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 400 जो है ये रेंट इनकम है आपकी, जो आपने अर्न तो कर ली है लेकिन अभी तक आपको मिली नहीं है। तो ये भी इनकम है आपकी, रेंट रिसीव जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके अंदर प्लस होंगे 400, क्योंकि ऑलरेडी जो आपने रिसीव किया था उसके अंदर से ये $400 वो हैं जो आपने अर्न कर लिए हैं रेंट की मद में। टेनेंट ने उस जगह को इस्तेमाल कर लिया लेकिन अभी तक आपको उसका रेंट नहीं मिला।
तो ये हम प्लस करेंगे इसके अंदर, और उसके बाद इन्वेंट्री हैड बीन वैल्यूड एट ए कॉस्ट ऑफ 11,400 के इन्वेंट्री की वैल्यूएशन $11,400 इन्होंने की है। हाउएवर इट इंक्लूडेड सेवरल डैमेज आइटम विच हैड ए सेलिंग प्राइस ऑफ $840। हालांकि इसके अंदर $840 के कुछ डैमेज आइटम्स हैं जिसकी सेलिंग प्राइस जो है वो 840 है, और उसमें कुछ डैमेज आइटम्स भी हैं। ऑल गुड्स आर सोल्ड विद मार्कअप ऑफ 50%। तमाम गुड्स जो है वो मार्कअप 50% के ऊपर फरोख्त करते हैं। द डैमेज आइटम्स कुड बी सोल्ड बट वुड रिक्वायर रेपियर्स कॉस्टिंग 360। ये तमाम आइटम्स जो हैं बिक जाएंगे लेकिन रेपियर कॉस्ट उसकी 360 होगी। तो 840 माइनस 360, ये 480 जो है ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू है इस इन्वेंट्री की। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है कि वो जो मार्केट से आपको पैसा मिलेगा, तो जो सेलिंग प्राइस होती है उसमें से रेपियर कॉस्ट वगैरह को आप माइनस कर देते हैं तो फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू आती है। ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू $480 की आपके पास आ गई। अब इसका जो मार्कअप है, क्योंकि ये तो सेलिंग प्राइस दी हुई है, तो हम कॉस्ट इसकी कैसे निकालेंगे? कॉस्ट निकालने का तरीका ये होता है कि 50 डिवाइडेड बाय 100, तो 1/2 हो गया। 1/2 का मकसद ये हुआ कि ये सिंपल, अगर आप मार्कअप से मार्कअप निकालना चाह रहे हैं तो ये मार्कअप जो है आपके पास देखें ये 1/2 है। इसका मकसद है कि 1/2 का मकसद ये हुआ कि ये मार्कअप की परसेंटेज आपके पास आ गई। जब हमने इसको सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर करा तो 1/2 आ गया। 50/100 का मकसद है कि 50%, 1/2। और मार्जिन निकालने का मकसद सिंपल ये है कि इसके अंदर आप 1 प्लस करें तो 1/3 आ जाएगा। ये मार्जिन के, ये मार्कअप की परसेंटेज से, क्योंकि सेलिंग प्राइस दी हुई है तो फिर आपको मार्जिन की परसेंटेज निकालनी है। मार्जिन की परसेंटेज का मकसद ये है कि ग्रॉस मार्जिन की परसेंटेज निकालने का तरीका ये है कि सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के, और जो आपका डिनोमिनेटर है इसके अंदर 1 प्लस कर दें तो 1/3 आ गया। 1 को 3 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाइड 100 करें, 33.34% आ गया। ये आपके पास 33.34% है। अगर मैं इस $840 को, अब ये क्योंकि ग्रॉस मार्जिन आ गया है 33.34, तो 280, ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये 840 में से 280 को माइनस कर दें तो 560 बचा आपके पास। ये 560 जो आपके पास आया है, इसको हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे हम? तो हम इसको कंपेयर करेंगे, मार्कअप को मार्जिन से हम कंपेयर जब करेंगे तो हमने कॉस्ट आपकी निकाल ली है। कॉस्ट निकालने के बाद में अब जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो आपने निकाली है, और उस नेट रियलाइजेबल वैल्यू को निकाल के, ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू 480 थी और आपने कॉस्ट कितनी निकाल ली? 560। ये आपने देखा, तो 560 को कंपेयर करेंगे 480 से। 480 में आपको समझा के आ रहा हूँ कि 480 हमने कैसे निकाला है कि $840 की सेलिंग प्राइस थी। इसमें से जो रेपियर वाली जो रेपियर होने पे जो पैसे खर्च होते हैं वो मैंने माइनस करा, तो मेरे पास क्या आ गई? नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ गई। और फिर कॉस्ट हमने कैसे निकाली? क्योंकि सेलिंग प्राइस दी हुई थी और हमें मार्कअप की परसेंटेज दी हुई थी, तो मार्कअप की परसेंटेज से हमने मार्जिन की परसेंटेज के ऊपर चेंज करा। इसमें मेरा लेक्चर भी है, अगर आप प्राचीन अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएँ तो वहाँ मेरा एक लेक्चर है, वो आपको मिलेगा, वो ज़रूर देखें जाके। उसके अंदर मार्कअप और मार्जिन मैंने बड़े डिटेल से एक्सप्लेन कराया, अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा है। बाकी सिंपल है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में करके भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास
मार्जिन की परसेंटेज हमने निकाली, सिंपल होता है, कॉस्ट करके 1/2, बस सिर्फ इसके अंदर नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है इसके अंदर +1 कर दें 1/3 और फिर मल्टीप्लाइड इसको 100 से करके परसेंटेज निकाल लें और उस परसेंटेज पे अप्लाई करा आपने, क्योंकि मार्जिन परसेंटेज आ गई है, उसको आपने सेलिंग प्राइस पे अप्लाई करा तो मार्जिन आ गया, सेल्स प्राइस में से मार्जिन को आपने लेस किया तो कॉस्ट आ गई। तो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लॉयर कौन सी है, 480 है, तो इसका मकसद है 480 के ऊपर कॉस्ट आपकी 560 है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू 480 है, तो हम 480 के ऊपर इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। ये आपके पास सिंपल आपके पास सिचुएशन आ गई। अब उसके बाद आगे आए, क्या कहता है आपसे कि चारों हो गया, कहता है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। जनरल एक्सपेंस को इनकम स्टेटमेंट के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देखिए, इनकम स्टेटमेंट ये पूरा सवाल एडजस्टमेंट से रिलेट करता है। अगर आपकी समझ में एडजस्टिंग एंट्रीज वगैरह प्रॉपर तौर पे आती हैं, एडजस्टमेंट आप समझ लेते हैं, तो ये बड़ा आसान सा सवाल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हम जनरल एक्सपेंस को करते हैं। जनरल एक्सपेंस आपके पास कितने दिए हुए थे, यहाँ से आ जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस आपके पास जनरल एक्सपेंस का प्रीपेड का पड़ा हुआ था, ये देख रहे हैं, जनरल एक्सपेंस प्रीपेड था, प्रीपेड ये पड़ा हुआ था आपके पास, ये आपने प्रीपेड कर दिया। पेमेंट आपने कितनी करी, 12,400 की आपने पेमेंट कर दी, या 12,400 की पेमेंट कर दी आपने, और ईयर एंड के ऊपर ये प्रीपेड ख़त्म हो गया। उसने सिर्फ आपको ये बताया कि $1,210 वर ड्यू बट अनपेड थी, ये ड्यू हो गए थे लेकिन आपने इसकी पेमेंट नहीं करी, तो इसका मतलब है ये एक्रूड एक्सपेंसेस हैं। साल के एंड में जो शुरू में जो आपका प्रीपेड था वो ख़त्म हो गया है, और प्रीपेड ख़त्म होने के बाद मज़ीद आपने पेमेंट भी करी है, और कुछ ऐसा है जो ड्यू हो गया जिसकी अभी तक आपने पेमेंट नहीं करी, तो 1210 को इसके अंदर प्लस कर देंगे। ये टोटल एक्सपेंस 14,019 आपके पास आ गया। तो ये आपके पास टोटल एक्सपेंस है जो जनरल एक्सपेंस का आपने जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर अपीयर होगा। सिंपल लॉजिक है, प्रीपेड डेफिनेटली या तो ईयर एंड के ऊपर वो हमें बताता है कि प्रीपेड इतना बाकी बचा तो फिर हम माइनस कर देते हैं। अब वो बता रहा है ईयर एंड पे प्रीपेड नहीं है बल्कि एक्रूड एक्सपेंस है, तो प्रीपेड जो है ये भी एक्सपेंस हो गया, जो पेमेंट करी है वो तो है ही एक्सपेंस, और जो ड्यू हो चुका है जिसकी पेमेंट नहीं करी उसको प्लस कर लें तो टोटल आपके पास ये आ गया। अगला वो कहता है आपसे इंश्योरेंस निकालें, तो इंश्योरेंस का तो शुरू के अंदर कुछ नहीं दिया था उसने आपको। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अलबत्ता लिखा था, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड आपको पता है 6,480 था, और मैंने आपको 1 मंथ का जो उसने कैलकुलेट करके, बल्कि उसने आपको बताया था 1 मंथ का कि 630 है कवरिंग 6 मंथ्स, तो मैंने 1 मंथ का आपको कैलकुलेट करके बताया था कि ये प्रीपेड है 105, तो ये प्रीपेड जो है इसको माइनस कर दें क्योंकि इसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर के अंदर भी मिलेगा। तो ये आपके पास इंश्योरेंस एक्सपेंस आ गया जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर अपीयर होगा। रेंट रिसीव्ड देखें कितना हुआ है 5460, और 1 मंथ का जो रेंट था वो मैंने आपको बताया था कि 1 मंथ का रेंट ऐसा है जो हमने अर्न तो कर लिया है लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं है क्योंकि हैड नॉट यन बीन रिसीव, तो ये 400 जो है इसके अंदर प्लस कर दें आप लाके। एड अमाउंट ड्यू, तो अमाउंट ड्यू है 1 मंथ का, तो ये प्लस कर दिया, तो ये रेंट इनकम आ गई जो आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर शो करेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने आपको बताई थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री 11,400 की दी हुई है, इसमें 560 का 840 की जो आइटम था इसका 2/3 करके हमने कॉस्ट निकाल ली। कॉस्ट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है, आप इस तरीके से निकालना चाहें तो ये कर लें। तो ये 2/3 या 33.33% जो हमने करके कॉस्ट निकाली थी इसकी, ये कॉस्ट है हमारे पास, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू की मैंने आपको निकाल कर बताई थी। तो एक्चुअली कॉस्टिंग इसकी ऐसी है जो 560 पे रिकॉर्ड हुई हुई है, जबकि इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू 480 है, तो 480 पे एक्चुअली इसको रिकॉर्ड होना चाहिए क्योंकि कॉस्ट को हम कंपेयर करते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू से, विच एवर इज लोअर, जो लोअर होती है उस पर रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इसका मतलब है रिडक्शन जो इसके दरमियान हुआ है, कितना रिडक्शन हुआ है, 560 था, 560 में से 480 माइनस करते हैं तो 80 बचता है आपके पास। 80 की रिडक्शन इन वैल्यूज, क्योंकि आप 560 से रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक्चुअली रिकॉर्ड आपको 480 से करना चाहिए था, तो $80 का रिडक्शन है। ये रिडक्शन इन वैल्यू माइनस करते हैं 11,400 में से, तो क्लोजिंग वैल्यूएशन आपकी 11,320, ये क्लोजिंग वैल्यूएशन है जो आपकी होगी। तो क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल लॉजिक ये है कि आपको एडजस्टमेंट अगर आती है ढंग से तो आप बहुत इत्मीनान से इसको कर लेंगे।
ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। बी के अंदर कहता है ये Nourish policy is to maintain a provision for doubtful debts at 5% of trade receivable at the end of the financial year। कि नूर की पॉलिसी ये है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वो 5% जो ट्रेड रिसीवेबल का है उसको मेंटेन करता है। स्टेट टू अकाउंटिंग कंसेप्ट विच आर अप्लाइड व्हेन रिकॉर्डिंग ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एक तो देखिए मैचिंग होता है। मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? मैचिंग ये है कि जिस साल की इनकम है जैसे सेल्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सेल्स जो हमने क्रेडिट पे माल बेचा है उसी में से कुछ पैसा हमें नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली जिस साल की सेल्स है उसके अगेंस्ट में उसका वो एक्सपेंस जो ड्यू होगा आगे जाके वो रिकॉर्ड करना चाहिए। तो इसे मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं। एक प्रूडेंस कंसेप्ट भी होता है। प्रूडेंस क्या कहता है? प्रूडेंस आपको ये कहता है कि अगर आपके जो इनकम है वो ओवर स्टेटेड नहीं होनी चाहिए, आपके एसेट ओवर स्टेटेड नहीं होने चाहिए, रियल वैल्यू होनी चाहिए। तो आपको पता है कि कुछ पैसा कस्टमर से अगर नहीं मिलेगा तो आप अकाउंट रिसीवेबल जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेके जा रहे हैं उसे ओवर स्टेट क्यों कर रहे हैं? उसको भी आप थोड़ा कम करें, जितना उसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को माइनस करें। इनकम स्टेटमेंट के अंदर अगर आप बैड डेट्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो इनकम ओवर स्टेटेड हो जाएगी। तो ये इसका पॉइंट है। तो ये दो कंसेप्ट होते हैं जो नॉर्मली हम यहाँ अप्लाई कर रहे होते हैं। एक्रूवल्स या मैचिंग कंसेप्ट, इसको एक्रूवल भी कहते हैं, और प्रूडेंस कंसेप्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। At 31st December 2017, Noor's trade receivable were $34,200 के नूर के ट्रेड रिसीवेबल $34,200 थे आफ्टर डिडक्टिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डिडक्ट करने के बाद, तो डिडक्ट करने के बाद का मकसद आप समझ रहे हैं कि 5% हम अभी पढ़कर आ रहे हैं कि 5% की पॉलिसी है। तो इसका मतलब है जो भी अगर 100 का फर्ज कर लेते हैं $100 का रिसीवेबल था तो इसका 5% जब आपने माइनस करा, जिसको 5 कहते हैं, माइनस कर दिया आपने तो 95 आ गए। इसका मकसद है ये 95% अमाउंट है ये। अगर हमें 100% अमाउंट मालूम करनी हो तो हम क्या करेंगे? 34,200 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाय 95। या अगर सिर्फ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की चले ये कर लेते हैं, 100 का ग्रॉस अप कर रहे हैं। एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं? ट्रेड रिसीवेबल को ग्रॉस अप कर रहे हैं कि एक्चुअली था कितना, क्योंकि ईयर एंड आफ्टर डिडक्टिंग ये कह रहा है। तो आफ्टर डिडक्टिंग का मकसद है 34,200 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाय 95, तो 36,000। 36,000 में से माइनस कर दें अगर 34,200 को तो 1,800। तो इसका मकसद है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है ये 1,800 था आपके पास साल के शुरू या साल के एंड के अंदर ये था आपके पास। तो ये नेक्स्ट ईयर के अंदर, क्योंकि ये 2017 की बात कर रहा है, तो 2018 के अंदर जो ओपनिंग बैलेंस है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का वो कितना होगा? 1,800। एट 31st December 2018 टोटल ट्रेड रिसीवेबल वर 37,200। अब 31st दिसंबर को कहता है टोटल ट्रेड रिसीवेबल $37,200 थे। दिस टोटल इंक्लूडेड द अकाउंट्स ऑफ द फॉलोइंग टू क्रेडिट कस्टमर। इसके अंदर ये दो कस्टमर्स के बैलेंसेस भी शामिल थे, एमएन लिमिटेड एंड एस वेल्स। नूर डिसाइडेड टू राइट ऑफ दीज अकाउंट्स। नूर ने फैसला किया कि इन अकाउंट्स को राइट ऑफ कर देगा। शी विल मेंटेन हर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, कि 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल जो इसकी पॉलिसी है वो करेगी। तो सबसे पहले जो ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है इसमें से इन दोनों को माइनस कर दें। 37,200 माइनस 680 माइनस 360, तो 36,160। मल्टीप्लाइड बाई 5%। याद रखिएगा जो भी ट्रेड रिसीवेबल है उसमें से राइट ऑफ करने के बाद जो बैड डेट इरिकवरेबल डेट्स हैं वो माइनस करके फिर परसेंटेज अप्लाई कीजिएगा। तो इसके ऊपर आपने परसेंटेज अप्लाई करी 5%, तो 1,880। और देखिए 1,880 1808 बोलते, सॉरी 1808।
तो 1808 आपके पास आ गया, जो आपको रिक्वायर्ड है। ऑलरेडी आपके पास कितना पड़ा हुआ है, वो जो मैंने रिवर्स वर्किंग करके निकाला था 1800 ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस के अंदर आपके पास पड़ा हुआ है। तो क्रेडिट बैलेंस में जो पड़ा हुआ है उसको माइनस कर देते हैं। तो ये माइनस करके $8 जो है एक्चुअली, ये फिर बैड डेट्स इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये $8 आपका जाएगा। इनकम स्टेटमेंट में इस साल एंट्री पास होगी, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट कर देंगे। इररिकवरेबल डेट्स के ऊपर अगेन मेरे लेक्चर्स हैं, पूरा फोल्डर है, वो जाकर देखें अगर आपके कंसेप्ट सही नहीं है तो। ये वाला सवाल यहाँ देखें, सोल्यूशन में उसने क्या करा है। द ओरिजिनल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज, वही देखें 5%, 34,200 का 5 डिवाइडेड बाई 95 जो मैंने बताया 1,800 आपके आ गया। ट्रेड रिसीवेबल 37,200 दिया हुआ था। इसमें से इररिकवरेबल डेट जो मैं समझा के आ रहा हूँ, ये प्रॉपर वर्किंग है, ऐसे ही कीजिएगा आपके एग्जाम में। माइनस करके आपने निकाला तो नेट आपके पास ये आ गया। इसका 5% आपने निकाला 1808 आ गया। 1808 में से ऑलरेडी 1800 पड़े हुए थे। तो एंट्री इन इनकम स्टेटमेंट विल बी फॉर एन इंक्रीज। कितना इंक्रीज है, $8 का है, क्योंकि वो पूछ भी यही रहा है आपसे। कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 31 दिसंबर 2018। तो आपने इंक्रीज निकाल लिया कि $8 का इंक्रीज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका 3 आपका कंप्लीट हुआ। होप आपकी समझ में आया होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह।